चलो जी, हाँ जी हाँ जी, चलो स्टार्ट करें। तो बेटा अपन ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिया था, फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या स्टार्ट करते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में चैप्टर में कुछ खास नहीं है ना, छोटी छोटी चीजें पढ़ते जाओ, और ये अपने यहाँ पर भी सेम है और फिजिक्स में भी सेम है ना। क्लियर है? तो एकदम शुरुआत से पढ़ते हैं, एकदम बेसिक से, तुम्हें आता होगा हमें पता है, शुरुआत से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या? देखो बेटा, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ए एटम। हम उसके में एटम के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे हमसे कोई पूछे एटम क्या होता है, जैसे तुमसे किसी ने पूछ लिया एटम क्या, तो तुम क्या जवाब दोगे? क्या होता है एटम? स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब अनब्रेकेबल। ये एटम का जो वर्ड है, ये एटम क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसे एटम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एटम। तो ग्रीक साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, शुरुआत में जब, मतलब ये बहुत पहले की बात है ना, तो सिंपल सी उन्होंने क्या किया कि तोड़ना शुरू किया किसी चीज को। 9 या 10 सेंचुरी जिसमें भी था, तो उन्होंने चीजों को तोड़ना शुरू किया। जैसे पेन है, इसको दो में तोड़ा, फिर दो टुकड़ों को और तोड़ते गए, टुकड़े टुकड़े करते गए, लास्ट में इतने फाइन टुकड़े पे जाने पहुंचने की कोशिश करते गए, फिर उनका यार ऐसा टुकड़ा बन रहा है जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो उनका जिसको तोड़ा ना जा सके उसे एटम कहते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज में इसको तोड़ नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? एटम। तो उनका ये तो एटम है। क्या कहा? एटम। और उन्होंने अब वो सिंपल सिखाने 9th या 10th सेंचुरी में एटम का क्या ही काम था? कोई काम तो आया नहीं वो, तो इस बात को फॉरवर्ड कर गए वो, ठीक है। तो ये बात फिर आगे चल के डाल्टन को पता लग गई। क्लियर है? तो उसने कहा अच्छा ये काम कर रखा है क्या पहले से ही? तो उसने लोगों को बुला लिया कि आ जाओ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि क्या, कि किसी भी मैटर में एक थिंग होती है जिसे एटम बोलते हैं, वो नॉन ब्रेकेबल होता है। कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिस नॉन ब्रेकेबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल नॉन एज एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ये डाल्टन ने कहा था, पर डाल्टन ने तो ग्रीक वालों को कॉपी पेस्ट किया था। तो सिंपल सी कहानी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या? अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट which cannot be further subdivided। जिसको फर्दर सबडिवाइड नहीं किया जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एटम बोलते हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें, एटम ऑफ सेम, फिर इसमें लोगों ने पूछा इतनी बात नहीं और बातें बताता हूँ, वो करेगा है ना लाला लोरी। तो इसने कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। सेम एलिमेंट के एटम क्या होते हैं? सेम। और डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होते हैं? डिफरेंट। कि सर मतलब कि सिंपल सी कहानी है, इसने कहा जैसे मैं तुम्हें कहूं कि एक आयरन का टुकड़ा है, एक कॉपर का टुकड़ा है, तो क्या एक आयरन के टुकड़े में सारे आयरन एटम सेम होंगे? कि सेम। कॉपर एटम में सारे क्या होंगे बेटा? सेम। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखो बेटा ध्यान से, एटम कंबाइन विथ सिंपल रेशियो। इसने क्या कहा कि एटम है वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे। क्लियर है? और क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। सिंपल रेशियो मतलब Al2O3 Fe2O3 H2SO4 HCl HNO3। इसमें कभी भी हमेशा सिंपल रेशियो में होते हैं। किसमें होते हैं? और मोस्ट ऑफ टाइम सिंपल रेशियो में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हमें किसमें मिलते हैं? सिंपल रेशियो में। ऐसे तो आपने कभी भी देखा होगा, कभी ऐसा देखा है H1.5NO3? भाई अपन ने कभी ऐसा थोड़ी देखते हैं। H1.5NO3 अपन साफ साफ देखते हैं HNO3। क्लियर है? सिंपल रेशियो में जनरली क्या देखते हैं? सिंपल रेशियो में। तो उसने कहा एटम सिंपल रेशियो में जो बनते हैं, कि सिंपल रेशियो में क्यों जुड़ते हैं, ऐसे आधा अधूरा क्यों नहीं होता? तो उसने कहा एटम नॉन ब्रेकेबल। एटम क्या है? नॉन ब्रेकेबल। ये तो बेटा डाल्टन की थ्योरी होगी। डाल्टन की क्या होगी बेटा? थ्योरी। अरे बस में, तो उसने थ्योरी दी तो लोगों ने, अब ये थ्योरी ऐसा नहीं कि 5 दिन में इसके ड्रॉबैक आ गए। ड्रॉबैक 100 साल तक लोग मानते रहे डाल्टन को। फिर इसकी थ्योरी देने के 50 60 70 100 साल तक लोगों को भरोसा था कि डाल्टन ने जो बोला सच ही बोल रहा है। क्लियर है? तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे बोलते थे, कोई घर पे आता था ना तो घर वाले बोलते कि बेटा अंकल को डाल्टन थ्योरी सुनाओ, तो छोरा सुनाता था। तो जैसे अभी तुम भी तो सुन रहे हो 300 400 साल बाद में भी, चाहे झूठ ही बोला होगा। इसने जितनी बातें बोली सब झूठ थी। सब क्या थी बेटा? झूठ। नेक्स्ट बेटा ध्यान से, कोई बात नहीं यहाँ लगा ले। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन, ड्रॉबैक ऑफ ए डाल्टन। अब थोड़ा ध्यान से, यार बैठ जा ठीक है, बैठ जा, तेरे से बड़े थोड़ी है। नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन। अब थोड़ा ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन थ्योरी क्या है बेटा, कि इसने सबसे पहली बात क्या कही थी कि जो एटम है वो तोड़ा पहली बात ये नेक्स्ट देखो ध्यान से,
खांसी वासी कुछ नहीं है, आई ना तो ऐसे अंदर से हंसी रोक नहीं पाया तो वो खांसी के रूप में बाहर आ गई, है ना। तो ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन थ्योरी, तो बेटा ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन थ्योरी की बात करें तो ड्रॉबैक क्या है बेटा, तो इसने कहा था कि एटम तोड़ा नहीं जा सकता। वो सबसे पहला ड्रॉबैक ही क्या निकला बेटा, एटम तोड़ा गया। क्लियर है। एटम को जब तोड़ दिया गया तो उसकी सारी थ्योरी फेल हो गई बेटा, इसने कहा तोड़ा नहीं जा सकता, एटम को तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया बेटा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कई सब पार्टिकल्स में तोड़ दिया हमने आपको ना। क्लियर है। तो एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट वन है चलो कोई नहीं। अब बेटा ध्यान से कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफर, इसने क्या कहा था बेटा, सेम एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर हमने देखा कि सेम एलिमेंट के भी एटम डिफरेंट बनने लग गए, आइसोटोप्स। भैया तीनों हाइड्रोजन के एटम है लेकिन तीनों एटम डिफरेंट है, तीनों एटम क्या है, डिफरेंट। ये दोनों नाइट्रोजन के एटम, इसने कहा था सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, हमने कहा दोनों नाइट्रोजन है फिर भी डिफरेंट है। तो कार्बन के दोनों डिफरेंट है, ऑक्सीजन के दोनों, तो इसने कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम क्या होंगे बेटा, सेम। जबकि हमने कहा कि सेम एलिमेंट के एटम भी डिफरेंट हो सकते हैं आइसोटोपिक नेचर के कारण। बोलो कोई दिक्कत है। फिर इसने कहा था कि एटम वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, हमने कहा ये देख सॉलिड स्टेट तो ने पढ़ा नहीं है। क्लियर है। कौन सा, सारे सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, ये सारे हेवी वाले ही रेडियो एक्टिव की कोई गारंटी नहीं है, हेवी वाले हैं सारे। क्लियर है। तुम्हें शायद इसमें रेडियो एक्टिव फिजिक्स में पढ़ाया होगा एनपी रेशियो, है ना। तो उसमें रेशियो डिपेंड करता है कि भाई एक छोटी साइज वाला भी। क्लियर है। जैसे हीलियम का जो तीसरा हाइड्रोजन का आइसोटोप है ट्रिटियम, वो भी आइसो, वो क्या रेडियो एक्टिव है। कोई एलिमेंट रेडियो, जैसे कार्बन 13 है वो रेडियो एक्टिव है। कार्बन 14 मिलता ही बहुत कम है, मिलता है जनरली कार्बन, हाँ कार्बन 14 है वो भी रेडियो एक्टिव है। जरूरी नहीं, डिपेंड करता है कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है कौन सा नहीं है। ऐसे हम एक सीधे थ्योरी नहीं बोल सकते, उनका एनपी रेशियो देखते हैं किसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। क्लियर है। हो सकता है किसी का आइसोटोप स्टेबल हो, किसी का स्टेबल है ना हो, तो हम उसका क्या देखते हैं बेटा, न्यूक्लियस का वो देखते हैं कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो वो टूटेगा तो वो रेडियो एक्टिव है। कौन, हाँ तो नहीं तो जरूरी नहीं उसका इतना हेवी नहीं हुआ, रेशियो होता है ना एनपी रेशियो, अनस्टेबल न्यूक्लियस देखना होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, वो न्यूक्लियर थ्योरी होगी। क्या होगी बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम ये नहीं देखेंगे भाई न्यूक्लियस स्टेबल है कि नहीं है, हम देखेंगे एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में ज्यादा अपना फोकस है नहीं। अपन देखेंगे कि न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस छोड़ के एटम में क्या है, न्यूक्लियस के लिए तो फिर वो रेडियो एक्टिविटी आ जाती है ना। ठीक है। तो कोई अनस्टेबल है कि नहीं, ये सिर्फ एनपी रेशियो से देखा जाता है ना। नेक्स्ट वन है बेटा, एटम कैन बी जनरेटेड। अब इसने कहा था कि एक लाइन और कही थी, एटम को ना तो आप जनरेट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कोई माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन हमने एटम जनरेट कर दिया आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से। एटॉमिक नंबर 92 जो लास्ट यूरेनियम एटम है उसके बाद वाले सारे हमने डिस्कवर किए, जिन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं ना, वो सारे सारे हमने डिस्कवर किए। आ रही बात समझ में। तो अगर हमने बनाए तो सिंपल सी कहानी, जनरेट कर सकते हैं एटम। कॉम्प्लेक्स बहुत है, ऐसा नहीं कि हम सर घर पे गोल्ड भी बनाने लग जाएंगे क्या, बना सकते हैं लेकिन उतना ही खर्चा आता है। अरे बात समझ, बनाने को सभी बना सकते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा कि डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। क्लियर है। या फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे की अगर अपन बात करें कि भाई डिस्कवरी कैसे हुई, तो देखो सिंपल सी कहानी है, इसको अपन इधर ले लेते हैं। तो देखो सिंपल सी कहानी क्या किया कि जो इसके अंदर साइंटिस्ट कई थे, इसमें फेराडे भी था, इसमें एक वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, थॉमसन नहीं, थॉमसन तो बाद में आया था, उससे पहले एक और था, क्या नाम है उसका, हाई वोल्टेज, नहीं फेराडे था, एक और था उसका नाम मैं भूल गया, उसका नाम भी अजीब सा है। ठीक है, दो तीन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया। तो 18वीं सेंचुरी में मतलब एक तरह की तो ना लोगों में एक होड़ लगी हुई थी कि एटम को तोड़ने की, एटम के बारे में और कुछ जानने की। क्लियर है। तो एक इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया बेटा कि कुछ नहीं है बेटा, एक ट्यूब है, क्या है बेटा एक ट्यूब, इस ट्यूब में हाई वोल्टेज लगाया गया। क्या लगाया गया बेटा, हाई वोल्टेज, ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज लगा दिया गया। ठीक है, ये अपने पास ट्यूब है, इस ट्यूब में बेटा हाई वोल्टेज लगाया गया।
इधर से कनेक्ट कर दिया इसको, यहाँ पे हाई वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट कर दी, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाए और हाई वोल्टेज अप्लाई किया। हाई वोल्टेज अप्लाई करते समय अंदर गैसें भर दी गई। क्या भर दी गई बेटा? गैसें। और जब अंदर गैसें भर के और हाई वोल्टेज लगाया तो सिंपल सी कहानी, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ बिजली का बिल आया। क्लियर है? फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि किसी अच्छे आदमी ने, समझदार आदमी ने राय दी कि यार बाकी बात तो ठीक है, तूने यहाँ गैस भरी, तेरे को दिखती है कि नहीं? फिर तू कहता है वो टूटेगा तो उसका पार्टिकल भी तुझे दिखेगा। मैंने कहा नहीं, पार्टिकल भी तुम्हें नहीं दिखेगा। तो कि एक काम करो, क्लियर है, कि तुम ऐसी कोई चीज लगाओ जिससे तुम्हें पार्टिकल दिखे, तुम्हें पार्टिकल दिखे, ऐसा कुछ काम करो। क्लियर है? तो उसने क्या किया बेटा, दोनों तरफ जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग कर दी बेटा? ZnS। जिंक सल्फाइड की दोनों तरफ क्या कर दी बेटा? कोटिंग, इलेक्ट्रोड के पीछे, कि अगर यहां से कोई पार्टिकल निकला तो जिंक सल्फाइड पे टकराएगा और जिंक सल्फाइड पे टकरा के चमकेगा। कि जिंक सल्फाइड पे चमकेगा क्योंकि जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट है। क्या बेटा? फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट क्या होता है कि बेटा, फ्लोरोसेंट पे जब कोई चार्ज पार्टिकल या लाइट टकराती है तो चमकता है। जैसे हाईवे के बाहर साइड बोर्ड लगे होते हैं ना, जिन पे लाइट गिरती है वो चमकते हैं और लाइट हटते ही चमकना बंद करते हैं। जितने भी हाईवे पे साइन बोर्ड होते हैं वैसे ही होते हैं। तो सेम ऐसा ही जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी है कि इस पे जब लाइट गिरती है चमकता है। तो बस इसका इतना काम उसने जिंक ZnS से लगाया कि यहाँ से कोई पार्टिकल निकला तो ये चमकेगा। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ नहीं हुआ। तो उसने थोड़ी बहुत स्टडी की और उसने कहा कि देखा कि गैसें होती है ना, कोई भी गैस होती है वो बेटा नॉन कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। गैसों में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। अगर आप दो वायर को ऐसे पकड़ लो तो क्या करंट फ्लो कर जाएगा? क्या नहीं। तो उसने थोड़ी और स्टडी की कि गैसों को भी कंडक्टर बनाया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। कब? जब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर कर दिया जाए, उस टाइम गैस भी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाती है। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है भाई, स्टडी करके आया वो। फिर उसने ये काम किया कि अपने डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप लगाया। क्या लगाया बेटा? उस वैक्यूम पंप से इसने क्या किया बेटा? क्रिएट लो प्रेशर। क्या क्रिएट किया बेटा इसने? लो प्रेशर। क्लियर है? कितना किया? 10⁻⁴ atm तक का। इतना लो प्रेशर करने से क्या हुआ बेटा? वैक्यूम के अंदर प्रेशर जो ही कम हुआ, कम होता गया होता गया होता गया, और वोल्टेज हाई लगा रखी थी, अचानक से उसे बेटा एनोड के पीछे शाइनिंग आना स्टार्ट हुई। किधर आना स्टार्ट हुई बेटा? एनोड के पीछे। कैथोड के पीछे कोई शाइनिंग नहीं आई, सारी शाइनिंग कहाँ आना शुरू हुई बेटा? एनोड के पीछे। और जैसे इसको बेटा एनोड के पीछे शाइनिंग आना स्टार्ट हुई, इसने कहा कुछ ना कुछ तो है। और इसने कहा कुछ ना कुछ इधर से हो रहा है, मतलब इधर शाइनिंग आ रही है, मतलब लाइट इधर से कोई आ रहा है। आ रही बात में? मतलब यहाँ चमक आ रही है, इसका मतलब इधर से कोई चल रहा है। तो उसने कहा कोई ना कोई चीज तो आ रही है, और किधर से आ रही है? कैथोड की तरफ से। एनोड के पीछे आ रही है, इसका मतलब क्या? कैथोड के पीछे से आ रही है। तो कहा कैथोड के पीछे से आ रही है। इसने कहा कि इसने नाम रखा, कि इनका नाम क्या रखा? कैथोड रे। और ये हुआ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। तो कैथोड रे डिस्कवरी कब क्या हुई बेटा? व्हेन ही अप्लाइड हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, कैथोड रे आर जनरेटेड। आगे बात समझ में? अब फिर लोगों ने कहा कि इसने कि मैंने एटम को तोड़ दिया। तो लोगों ने कहा क्या भरोसा, एटम को तोड़ दिया, हो सकता है लाइट हो, तेरे पास कोई प्रूफ है? तो उसने लोगों को कहा कि मैं कैथोड रे के बारे में मैं पूरी स्टडी कर गया हूँ, आओ तो मैं सबको समझाता हूँ। तो सबको बुला लिया उसने। तो पहले उसने कहा कि जो कैथोड रे है ना, ये सीधी चलती है। क्या चलती है? सीधी। तो कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ वेरी हाई वेलोसिटी। लोगों ने पूछा तेरे को क्या पता है सीधी चलती है, कोई सबूत है तेरे पास? तो कहा जो लाइट सीधी चलती है ना, उसकी एक खासियत होती है, अगर उसके बीच में कोई क्या लगा दो बेटा, ऑब्जेक्ट रख दू, क्या रख दूं, तो उसका शेडो एकदम परफेक्ट बनता है पीछे। आ रही बात समझ? बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई लाइट सीधी चल रही है, तो अगर आप उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे, उसी शेप का एकदम क्या मिलेगा बेटा, में शेडो मिले। तो उसने कहा देखो सीधी चल रही है, तभी तो परफेक्ट आ रही है, लहराते लहराते नहीं चल रही लाइट। तो कहा कैथोड रे पहली बात तो स्ट्रेट चलती है, हाई स्पीड है इनकी, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ वेरी हाई वेलोसिटी, व्हेन ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, शेडो जनरेटेड। उसकी क्या बनती है बेटा? शेडो जनरेटेड। दूसरा कहा यार हो सकता है ये लाइट ही हो, इसकी क्या गारंटी दे रहा है तू कि ये पार्टिकल्स है? तो इसने क्या किया बेटा, एक स्मॉल पेडल व्हील लिया। स्मॉल क्या लिया बेटा? पेडल व्हील। पेन देना दो, पेन में निकाल के नहीं बैठे हो, मतलब ये सही है तुम्हारा। कैप लगी हुई है इनके, ये दे दे, कैप होनी चाहिए, दे दे कैप समेत दे। जैसे अपने पास ये पेडल ये है, अपने स्मॉल पेडल व्हील बना लिए। क्लियर है? अब अगर मैं इसको लाइट के सामने कर दूं तो क्या ये घूम रहा है? नहीं।
पेडल व्हील वही है जो बचपन में लेके भागते थे ना, छोटा सा वो घूमता था। तो अगर मैं इसको लाइट के सामने करूं तो क्या घूम रहा है क्या? सर नहीं घूम रहा। जैसे इस पे लाइट गिरी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसको अपने हाथ से टक्कर मारूं तो टूट भी सकता है, घूमेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसने जैसे पेडल व्हील रखा तो पेडल व्हील घूमने लग गया। तो पेडल व्हील घूमने लग गया तो सिंपल सी कहा, इसने कहा कि पहली बात कि तुम में से कोई पूछे उससे पहले कि सर हो सकता है हवा से घुमाओ, हवा नहीं है क्योंकि इसमें वैक्यूम लगा रखा है। क्या लगा रखा है? हवा। हवा तो चल नहीं रही है, ठीक है। बहुत कम प्रेशर पे गैस है। वैक्यूम का मतलब वैक्यूम क्रिएट है नहीं किए, वैक्यूम पंप से इतना कम प्रेशर कर दिया गैस का कि 10⁻⁻⁴ है, एटीएम जीरो नहीं किया। बहुत छोटा पेडल व्हील है तो वो बच वो लेके भागती वो नहीं लगाया है, वो काफी बड़ा है, बहुत स्मॉल पेडल व्हील लगाया है, ठीक है। वो नहीं, वो उससे भी छोटा है। क्लियर? तो उसने जस्ट रखा, ये घूमने लगा। तो कहा देखो सिंपल सी कहानी, अगर यहाँ से लाइट निकल रही है तो लाइट की तो हिम्मत नहीं है कि व्हील को घुमा दे। क्लियर है? हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ से जो निकल रही है ये कैथोड रे पार्टिकल है, मतलब इनमें मैटर है, मास टकरा रहा है तभी व्हील घूम रहा है। इसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कि कैथोड रे सो मैकेनिकल इफेक्ट। क्लियर है? तो मतलब ये जो पेडल व्हील घूमने लगा, इस घूमने से क्या पता चला कि कैथोड रे में क्या है बेटा? फिर लोगों ने कहा कि यार कैथोड रे एनोड की तरफ ही क्यों गई? तो उसने कहा हो सकता है कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज हो। लोगों ने कहा इससे कोई प्रूफ थोड़ी है, हो सकता है इधर से किसी ने उनको धक्का मारा, चली गई हूँ। तो उसने क्या किया, एक छोटी बैटरी ओढ़ ली। उस छोटी बैटरी को क्या किया बेटा, इसने कनेक्ट किया। क्या किया बेटा? कनेक्ट किया। इधर यहाँ पे लगा एक छोटी बैटरी को, यहाँ दिख रही है छोटी बैटरी, इसको कनेक्ट किया सर्किट को। क्लियर है? ये सर्किट पे दोनों पे कनेक्ट किया उसने। अब उसने सिंपल सी कहनी, इस बैटरी का ये क्या है बेटा? पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। भाई हम कैथोड एनोड इनको बोल दिया तो इसको क्या बोल दिया? पॉजिटिव प्लेट। तो जो कैथोड रे सीधी जा रही थी ब्लैक लाइन में, वो कैथोड रे क्या हुई बेटा कि पॉजिटिव प्लेट का नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगी। अब वो पॉजिटिव प्लेट बंद कर देता है, यहाँ बैटरी को हटा देता है तो वापस सीधी चलने लगती है। मतलब आपको जो शाइनिंग आ रही सीधी आ रही है, वरना शाइनिंग थोड़ा सा नीचे टिल्ट कर जाती है। तो उसने कहा कि कैथोड रे जो सीधी जा रही थी, जैसे मैं बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाता हूँ तो कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही है, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही है मतलब पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? तो उसने कहा कैथोड रे पे हो ना हो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम नेगेटिव रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट जो इस पे स्टडी की गई कि जो कैथोड रे फ्लोरोसेंस तो दिखाती है, जल्दीनेस टकरा रही है तो शाइनिंग तो आ ही रहा है, फ्लोरोसेंस दिखाती है। साथ में कैथोड रे की खासियत है, ये क्या करती है कि जो थिन मास प्लेट होती है ना, थिन इसकी मेटल की प्लेट, उसे क्या कर जाती है बेटा? पेनिट्रेट कर जाती है। थिन प्लेट को, बहुत मोटी को तो नहीं, थिन प्लेट को क्या कर जाती है बेटा? पेनिट्रेट कर जाती है। आ रही बात में? कैथोड रे क्या कर जाती है? तभी तो बेटा बीच में इलेक्ट्रोड था फिर भी पहुंच गई पीछे। आ रही बात में? नेक्स्ट वन, फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर देती है। क्लियर है? नेक्स्ट वन अपने पास क्या है बेटा, इसमें सिंपल सी कहानी है कि जो इसकी इतनी स्टडी इसने की बेटा, जूलियस, इसका फुलकर कुछ नाम था, क्या नाम था, नाम बोले, प्लूकर कुछ नाम था, फेराडे और प्लूकर ने कुछ करके साइंटिस्ट था, इन्होंने की थी। क्लियर है? ये सारा काम करने के बाद उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, अपने को बहुत पैसा मिल गया, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया। एक्सपेरिमेंट को क्या कर दिया बेटा? यहीं पे रोक दिया। फिर कोई नहीं बेटा, फिर आया आपके पास में सीधा ही जे थॉमसन। क्लियर है? तो जे थॉमसन ने कुछ नहीं किया। तो सिंपल सी कहानी है कि भाई वो मैंने तुम्हें पहले भी एग्जांपल समझाया कि तुम्हारी मम्मी सब्जी बनाए, कहे कि स्वाद नहीं आ रहा घर वाले के, और तुम उसमें नमक डाल दो और घर वाले के अब स्वाद आ रहा है, कि वाह बेटे के हाथ में जादू है। तो इसने इतना ही काम किया, इसने थोड़ी सी इधर उधर चेक करके और कहा कि ये जो पार्टिकल जा रहा है ना कैथोड रे, इस पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन है। तो जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी है। आई, तो अपन क्या बोलेंगे इसको? ये क्या कर रही है, इसको पैसे दे रही है? तो सिंपल सी कहानी है बेटा, जे थॉमसन ने क्या किया बेटा, इसी कैथोड रे को क्या बोला बेटा? इलेक्ट्रॉन। थॉमसन को अपन नाम ही नहीं जानते जिसने काम किया। क्लियर है? तो बेटा Faraday applied high voltage and low pressure on discharge tube due to ionization of gas
सम इनविजिबल रे मूव फ्रॉम ए कैथोड टू एनोड। भाई गैस आयनाइज हुई, गैस क्या हुई बेटा? आयनाइज। सिंस रे आर सीम टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, ऐसा हमें फील हुआ कि कहां से ओरिजिनेटेड है? कैथोड से, इसलिए नाम क्या रखा गया? कैथोड रे। क्या ये कैथोड से ओरिजिनेटेड होती है? नहीं, कैथोड से ओरिजिनेटेड नहीं होती। नेक्स्ट वन है बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे, अपन ने पढ़ लिया बेटा। कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई वेलोसिटी एंड प्रोड्यूस ए शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट इफ स्मॉल पेडल व्हील placed in their path which start rotating indicate the cathode ray consist material part। कैथोड रे में क्या है बेटा? मटेरियल पार्ट है। नहीं, पार्टिकल ये तो इसी को तो हम ड्यूअल नेचर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल उसी तरह से चलते हैं लाइट के हिसाब से। नेक्स्ट वन है बेटा व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए कैथोड रे दे स्टार्ट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ए positive plate which indicate that a cathode ray consists a negative charge। फिर नेक्स्ट में कैथोड रे क्रिएट फ्लोरोसेंस, फिर कैथोड रे पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ मेटल दे इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक photographic plate and J. Thomson named cathode ray as a electron। आ रही बात में? नेक्स्ट वन बेटा डिस्कवरी ऑफ एनोड रे या डिस्कवरी ऑफ ए प्रोटॉन। क्लियर है? अब ये सिंपल सी कहानी है। ये जो काम हुआ बेटा, इसका नाम था जूलियस पुलकर, में याद आ गया मेरे को, जिसने साइंटिस्ट ने काम किया था ना, जूलियस पुलकर और फेराडे। अब जूलियस पुलकर ने काम किया, उनको खूब पैसा मिला बेटा, खूब वाई मिली। उन्होंने कहा बहुत हो गया, इतना ही काम करेंगे, इतना ही। तो उन्होंने किसी ने उनसे पूछा कि यार तुमने कहा कि एनोड के पीछे शाइनिंग आई थी, क्या ऐसा कैथोड के पीछे भी कोई शाइनिंग आई थी? तो उन्होंने कहा कोई शाइनिंग वाइनिंग नहीं आएगी। तो उनको कहा कि एक बार और देख लेते। क्या देखा भाई, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमें सिखा रहा है क्या? हम सब देख रहे, तेरे को देखना है तो तू करके देख ले। तो इस बात को 40-50 साल निकल गए। फिर आया गोल्डस्टीन। कौन है बेटा? उसने इस एक्सपेरिमेंट को बेटा क्या किया? ऑब्जर्व किया। और उसने ऑब्जर्वेशन में इसने चीज नोट की कि यार ये जो इधर से जो चीज निकला है, ये नेगेटिव पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो अगर कोई नेगेटिव पार्टिकल निकला है तो हो सकता है कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी निकला हो। अकेला नेगेटिव पार्टिकल तो नहीं रह सकता, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल है। ये तो पहले प्रूफ था कि एटम क्या है? न्यूट्रल। अगर कोई चीज न्यूट्रल है, उसमें से एक नेगेटिव निकला है तो उसमें पॉजिटिव भी रहा होगा, तो नेगेटिव निकलने के बाद तो पॉजिटिव बचता है। तो उसने फिर सोचा कि यार हो सकता है कि जो नेगेटिव पार्टिकल तो इतना छोटा है कि मेटल प्लेट को पेनिट्रेट कर जाता है, पॉजिटिव पार्टिकल इतना छोटा ना रहा हो कि वो क्या कर रहा हो? इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट कर पाए। तो वही सिंपल सी कहानी, जैसे तुम मास्क लगाते हो तो मास्क लगाने से क्या होता है कि सर कोरोना क्या नहीं कर सकता बेटा? पेनिट्रेट नहीं कर सकता मास्क को, लेकिन ऑक्सीजन पार्टिकल तो करता है। सांस आती है कि नहीं आती? वो सब करता है, पर वो जाता नहीं उससे। ठीक है, वरना के कौन कहता मास्क पहनो? दुनिया बेवकूफ थोड़ी है। चल नेक्स्ट बेटा ध्यान से। तो उसने क्या किया बेटा, यहाँ पे क्या लगाया बेटा कि परफोरेट कैथोड। परफोरेट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया बेटा? एक इलेक्ट्रोड क्या किया बेटा, उसमें छेद कर दिया। क्या कर दिया बेटा? छेद। और छेद कर दिया तो नाम क्या रख दिया? परफोरेट इलेक्ट्रोड कैथोड। बेटा परफोरेट कैथोड पे लगाया तो नाम क्या हो गया? परफोरेट कैथोड। अगर इंडिया में होता तो क्या नाम होता इसका? छेदी लाल इलेक्ट्रोड। छेदी छेद की है या छलनी इलेक्ट्रोड? छलनी ऐसी तो होती है। तो परफोरेट कैथोड लगाया। जैसे ही उसने बेटा इसमें होल्स किए और एक्सपेरिमेंट को फिर स्टार्ट किया, तो ये तो जैसे हमें पता ही, जैसे नेगेटिव पार्टिकल इधर जा रहा था ना, उसी वक्त उसने जैसे किया तो क्या हुआ बेटा कि इसके पीछे भी क्या आने लगी बेटा? शाइनिंग। कैथोड के पीछे भी क्या आने लगी बेटा? शाइनिंग। और कैथोड के पीछे शाइनिंग आना स्टार्ट हुई तो इसने क्या समझाया हमें बेटा? कि उसने कहा कि कोई ना कोई रे है जो एनोड की तरफ से आ रही है। कहां से आ रही है? इसने नाम क्या रख दिया? एनोड रे। नाम क्या रख दिया? एनोड रे। तो उसने कहा कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, तो जब कैथोड रे जनरेट होती है उसके साइमल्टेनियसली एनोड रे जनरेट होती है। क्लियर है? पर एनोड रे को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? परफोरेट कैथोड। क्यों? क्योंकि बेटा ये H+N+O+ ये क्या नहीं कर पा रहे थे? पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर होल्स होंगे तो उनको पेनिट्रेट करके पीछे चले जाएंगे और पीछे जाके क्या दिखाएंगे बेटा? शाइनिंग। क्या दिखाएंगे? आ रही बात में? तो ये शाइनिंग आना स्टार्ट होगी।
और उन्होंने क्या कहा बेटा इसको, एनोड रे। फिर इस लोगों ने पूछा यार तूने मस्त चीज बताई, तो एनोड रे के बारे में और क्या जानता है तू, तो उसने कहा कि एनोड रे भी सीधी चलती है, बहुत हाई स्पीड से चलती है, दूसरा ये भी मैकेनिकल इफेक्ट दिखाती है, वही रोटेटिंग प्लेट, बट इलेक्ट्रिकल फील्ड में अलग नेचर दिखाती है। कि कैसे, कि जब हम इस पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, एक बाहर से एक बैटरी लगा कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं, तो जो एनोड रे सीधी चल रही थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या करती है, डिफ्लेक्ट। किसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, नेगेटिव प्लेट की तरफ। नीचे वो नेगेटिव प्लेट लगाई उसकी तरफ, मतलब जो सीधी जा रही थी वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। तो उसने कहा कि जो एनोड रे सीधी जा रही थी वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है। तो उसने क्या कहा बेटा, कि मतलब इन एनोड रे पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए एनोड रे का नाम क्या रख दिया गया, पॉजिटिव रे। बाकी सारा काम वही करती है जो क्या कर रही थी बेटा, कैथोड रे कर रही थी। लेकिन ये बेटा गोल्डस्टीन बहुत शाना था, बहुत शाना था, ये पूरा काम करके गया था, पूरा काम है करके गया था। किसे पूरा काम करके जाने से मतलब क्या हुआ, देखो बेटा अगर अपन सीधा समझ सकते हैं, इस वाली कहानी को समझना जरूरी थोड़ी। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि हाइड्रोजन एटम होता है, उसमें कौन होता है बेटा, एक प्रोटॉन है, एक नाइट्रोजन एटम में कौन होते हैं, ऑक्सीजन में कौन होते हैं, अगर मैं हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बनेगा, H प्लस और इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन में से निकाल दूं तो, ऑक्सीजन में से निकाल दूं तो क्या H प्लस सिर्फ प्रोटॉन ही हुआ कि नहीं हुआ, H प्लस क्या हुआ बेटा, प्रोटॉन। हमारी भाषा में तो क्या मैं N प्लस को प्रोटॉन बोल सकता हूँ, O प्लस को, क्या ये सारी एनोड रे हैं, क्या सारी एनोड रे, ओल आर एनोड रे, लेकिन सारी एनोड रे सेम है नहीं है, जबकि सारी कैथोड रे सेम होती है, क्योंकि सारे सारे इलेक्ट्रॉन ही तो है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो बेटा गोल्डस्टीन बहुत शाना था, इसने पूरा काम किया और पूरा काम करके कहा कि H प्लस की एनोड रे कौन है, प्रोटॉन। H प्लस की एनोड रे कौन है, प्रोटॉन। तो क्या सारी कैथोड रे इलेक्ट्रॉन है, हाँ, क्योंकि कैथोड रे में हर बार इलेक्ट्रॉन गया, चाहे किसी में भी देख लो सब में इलेक्ट्रॉन है। तो all cathode ray are electron, but all anode ray are not a proton. Only H plus anode ray known as a proton. हरी बात में तो उसने वही काम किया। गोल्डस्टीन परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट यूजिंग परफोरेट कैथोड एंड फाइंड आउट द रे ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड और पासेज थ्रू कैनल। किसके थ्रू गई बेटा, इन्हें कैनल भी बोल सकते हैं, तो इसे हम कैनल रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो नाम क्या हो गया, कैनल रे, एनोड रे, परफोरेट रे, क्लियर है, पॉजिटिव रे, परफोरेट कैथोड से गई है, तो सब इसी के नाम है, कैनल रे भी इन्हीं को बोलते हैं, सब इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए एनोड रे, सारे वही हैं, बस एनोड रे में क्या है बेटा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हुई तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। क्या बेटा, वो आगे अपन कर लेंगे। नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक चार्ज। तो बेटा स्पेसिफिक चार्ज बोल दो, चार्ज अपॉन ए मास रेशियो बोल दो, Q बाई एम बोल दो, E बाई एम बोल दो, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है, क्योंकि हम चार्ज को Q लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E लिखते हैं। अब बेटा फॉर कैथोड रे, फॉर ए कैथोड रे। अब देखो बेटा सबसे पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डिस्कवरी है वो मुलिकन ने की थी, मुलिकन ऑयल ड्रॉल एक्सपेरिमेंट। हमारी भाषा में तो ये चीज ध्यान रहे कि चार्ज की डिस्कवरी किसने की थी बेटा, मुलिकन ने। मिलिकन मुलिकन एक ही बात है, तो उसने डिस्कवरी की थी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, ये याद रखने की बात है ना। तो कैथोड रे आर इंडिपेंडेंट ओवर नेचर ऑफ गैस, कह रहा है कि कैथोड रे वो नेचर ऑफ गैस से इंडिपेंडेंट है। सही बात है क्या, कि सर एकदम सही बात है, गैस के नेचर से कोई लेना देना नहीं है, सारी गैसों के लिए सेम है, सारी गैसों के लिए सेम है। हमारे पास में कैथोड रे आर इंडिपेंडेंट ओवर नेचर ऑफ गैस, हमारे पास में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। सब जैसे हाइड्रोजन ली तब भी इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ली तब भी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ली तब भी इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे इंडिपेंडेंट ओवर नेचर ऑफ गैस, और ऑल कैथोड रे आर सिमिलर, सारी क्या है, सेम, सब इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो कैथोड रे है आर इलेक्ट्रॉन, और कैथोड रे क्या है बेटा। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.13 इंटू 10 की पावर -31 kg। और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है माइनस ई, माइनस सिर्फ इसके नेचर को बताने के लिए, बाकी कोई लेने देना नहीं है। कितना लिखेंगे, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो बेटा ई बाई एम कितना आएगा बेटा, ई बाई एम में मॉडुलस लेंगे रेशियो,
इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। याद रहना चाहिए, या फिर सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन क्यों याद करो, वन पर ये याद रहना चाहिए 1.76 इंटू 10⁻11। नेक्स्ट वन है बेटा 4 एनोड रे। किसके लिए बात करें? एनोड रे। पहली बात तो देखो, एक H प्लस, एक N प्लस, एक O प्लस, एक F प्लस, सारी एनोड रे सेम है? नहीं है। तो एनोड रे आर डिपेंडेंट ओवर नेचर ऑफ ए गैस। पहली बात तो ये, जब सारी एनोड रे सेम नहीं है, लेकिन मुझे पता सारी एनोड रे पे चार्ज सेम है। सारी एनोड रे पे क्या है बेटा? चार्ज सेम है। देख लो चाहिए, सब पे चार्ज क्या? H प्लस, N प्लस, O प्लस, F प्लस, सब पे चार्ज 1। लेकिन मास सब पे सेम है, क्योंकि इसका मास कम है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो इसका मास सबसे ज्यादा है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो मास सबका सेम है? नहीं है। तो क्या E बाई एम सबका सेम आएगा? सर E बाई एम सबका सेम है, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा उसका E बाई एम कम आएगा। तो बेटा इसका E बाई एम क्या होगा बेटा? कम। इसका सबसे, तो जो H प्लस की एनोड रे थी उसका E बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा आया था। इसी बेस पे गोल्डस्टीन ने बोला था इसको प्रोटॉन कि सबसे हल्का पार्टिकल है यही है। अरे बात में, तो ये सारे काम एक साथ चल रहे थे, तो उसने कहा अच्छा ये हल्का पार्टिकल है, तो मतलब सब इसी के मल्टीपल में चल रहे होंगे, तो इसको सबसे हल्का पार्टिकल देखते हुए क्या नाम रखा था इसका? प्रोटॉन। नेक्स्ट नाम था गोल्डस्टीन नेम H प्लस एज ए एनोड रे। गोल्डस्टीन ने क्या किया था बेटा? H प्लस को क्या बोला था? एनोड रे। H प्लस एनोड रे इज ए प्रोटॉन, सॉरी। नेक्स्ट वन है बेटा E बाई एम फॉर प्रोटॉन। E बाई एम रेशियो फॉर ए प्रोटॉन। भाई हमें सबकी पूछ सकता है वैसे तो E बाई एम, H प्लस, N प्लस, O प्लस, लेकिन हमें किसका निकालना है? सिर्फ प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? एक प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, डिवाइडेड बाय मास कितना है बेटा? 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा? 9.587 कूलाम पर केजी। अगर वो मुझसे बेटा कभी ये पूछ ले, नहीं जैसे N प्लस का पूछ लिया आपसे, किसका पूछ लिया? तो मुझे पता चार्ज तो तुम बहुत शान हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लिख दोगे। मास कितना? कितना? 14 ग्राम। एक मोल नाइट्रोजन का मास है 14 एमयू। 14 है तो एक ही नाइट्रोजन के लिए निकालना है ना, फिर तो एक मोल नाइट्रोजन का थोड़ी निकालते ही भाई। एक नाइट्रोजन एटम का मास, चार्ज मास, तो एमयू की वैल्यू आती है ना हमें 1.670 इंटू 10⁻⁻27 है। ये एक नाइट्रोजन एटम का मास है ना। 14 ग्राम तो किसका मास है बेटा? एक मोल नाइट्रोजन। अब तो आप बच्चा क्या था, 14 ग्राम को 14 किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता है। क्लियर है? वो गलत है ना। भाई 14 इंटू 10 की पावर, बच्चा क्या करता है? ये कर देता है कि ये लो गुरुजी किलोग्राम, लिखो आंसर निकालो। नहीं करना था, क्योंकि एन एक नाइट्रोजन एटम का मास लेने ना, तो एक एटम का मास एमयू में होता है, वही 14 एमयू, फिर एमयू की वैल्यू रख दो किलोग्राम में। आगे बात समझ में? अरे बात समझाने की बात है ना। मान लो क्लियर है? कहानी जो गलत कर रहे थे, तुम्हें ये याद थोड़ी आती, तुम्हें ये करनी है, फिर तुम अपना दिमाग लगा के आते हो ना। नेक्स्ट होना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ये बहुत अभी लेटेस्ट डिस्कवरी 1932 में डिस्कवर हुआ है, 100 साल ही नहीं हुए अभी तो। क्लियर है? तो नेक्स्ट पर सिंपल सी कहानी है बेटा, डिस्कवरी ऑफ ए न्यूट्रॉन। नहीं बात नहीं। तो अगर हम बात करें न्यूट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाई एन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था 1932 में। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -C, तो प्रोटॉन पे +C, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं होता। मास ऑफ न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से हल्का सा भारी होता है, हल्का सा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर E बाई एम रेशियो निकालते तो इसका जीरो, क्योंकि चार्ज जीरो। चार्ज क्या है? जीरो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल। ये क्या है बेटा? फंडामेंटल पार्टिकल उन्हें बोलते हैं जो ऑलमोस्ट सब में मिलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं मिलता। हाइड्रोजन में क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं। बाकी हाइड्रोजन को छोड़ के सब एलिमेंट में मिलते हैं, जितने एलिमेंट उन सब में तीनों एलिमेंट है मिलते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। आ रही बात में? नेक्स्ट बड़ा हमसे कई बार पूछ लेता है कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ E बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का तो सबसे कम है, जीरो है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज तो सेम है, मास। तो क्लियर है?
यहाँ पे सुधार लेना, कोई नहीं, लिख रखा है गलती से। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज, ये तुम्हें पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, तुम तो बहुत बड़े बच्चे हो। कि बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बात करें तो क्लियर है, तो ध्यान से, अब ध्यान से, अल्फा का सिर्फ मास नहीं देखना, चार्ज भी देखना, आगे बात करेंगे, क्योंकि उसका मास के साथ उसका क्या आएगा, चार्ज भी आएगा। आ रही बात में, देखो ध्यान से, अगर आप अल्फा पार्टिकल की बात करोगे, ध्यान समझना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4 होता है, ठीक है, तो इसका चार्ज तो 2 ही है बेटा, और मास कितना है, 4 mu। आ रही बात समझ में, तो क्या हो गया बेटा, 1/2, ये प्रोटॉन हो जाएगा ना, तो क्या प्रोटॉन का क्या हो गया बेटा, आधा, प्रोटॉन का क्या हो गया, न्यूट्रॉन तो वैसे भी 0 है ना, तो आप ध्यान रहे अल्फा पार्टिकल पर सीधा नहीं निकालना है, इसकी सर मास देख लिया, चार्ज भी देखो ना, आगे आएगा तो देख लेंगे। तो बेटा चार्ज क्या होता है, बेटा चार्ज की खासियत ही यूनिक प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है, क्या होता है, क्वांटाइज। जैसे E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो ये क्या चलता है बेटा, इसी के मल्टीप्लाई में चलता है, 1 2 3 4 5, इंटीजर है मल्टीप्लाई में, तो चार्ज किसके इक्वल है बेटा, n इंटू ई, और n क्या है बेटा, इंटीजर। तो जैसे मैं तुम्हें कहूँ 7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल है क्या, कि कैसे निकालोगे, इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या करो, डिवाइड, डिवाइड करने के बाद परफेक्ट इंटीजर आना चाहिए, परफेक्ट इंटीजर आना चाहिए, क्लियर है। तो चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज क्या होता है बेटा, क्वांटाइज, इसी के मल्टीपल में चलता है बेटा। जैसे आपसे पूछे 8 इंटू 10⁻⁻19 पॉसिबल है क्या, डिवाइड करो, पॉसिबल है, आ रही बात में, 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 ही आ रहा है, तो ऐसे सीधा मत देखना, डिवाइड करके निकालना हमेशा। तो चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज क्या होता है, दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव। जैसे प्रोटॉन पे चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ज्यादा बड़ा चार्ज किसका है, प्रोटॉन का है कि इलेक्ट्रॉन का, चार्ज सेम है, चार्ज क्या होता है, सेम। साइन हमें सिर्फ नेचर बताता है, आप ये नहीं कहोगे सर प्रोटॉन का तो +1.6 है और इसका -1.6 है, डजंट मैटर, सिर्फ हमें क्या देखना है, नेचर, क्या देखना है, नेचर। तो जो चार्ज है बेटा वो हमें क्या बताता है, नेचर, क्या बताता है, नेचर, साइन, सॉरी साइन, साइन वो क्या बताता है बेटा, नेचर। क्यों, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को शुरू में पॉजिटिव लिख देता तो पॉजिटिव लिख देता, क्लियर है। तो हमें क्या सिंपल सी कहने की बात होगी बेटा कि चार्ज हमें क्या बताता है बेटा, सिर्फ सर साइन हमें सिर्फ नेचर बताता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम, तभी तो बेटा न्यूट्रलाइज हो जाता है, बराबर नहीं होता न्यूट्रलाइज थोड़ी होता। तो चार्ज क्या होता है बेटा, सेम, लेकिन ऑपोजिट है नेचर के। अब हमें पता है कि जो चार्ज है वो क्या लिखा है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, क्या है बेटा, स्केलर, मतलब इसको कोई डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज की कोई डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन में बराबर वर्क करता है, ऐसा नहीं कि इधर ही मुंह कर ले इधर ही लगेगा, हर तरफ लगता है चारों ओर से। अब बेटा दो चार्ज पार्टिकल अगर r डिस्टेंस पर है तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, तो जो कुलामिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना होता है, K(Q1Q2) अपॉन r²। जो ऑपोजिट चार्ज है वो क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट रिपेल करते हैं वो यही है कुलामिक फोर्स, K(Q1Q2) अपॉन r²। अब बेटा इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होता है बेटा, एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, K(Q1Q2) अपॉन r। इसमें बेटा Q1 और Q2 क्या है बेटा, चार्ज पार्टिकल के चार्ज है, और r क्या उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्लियर है, और K क्या है बेटा, कांस्टेंट, कूलम्बिक के कांस्टेंट, बोलो कोई दिक्कत है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा। लेकिन इसी चार्ज पार्टिकल को अगर हमने V वोल्टेज के इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, किसमें रखा बेटा, V वोल्टेज के इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, तो जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है वो होती है बेटा चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, चार्ज इंटू वोल्टेज, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, K(Q1Q2) अपॉन r, और बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, K(Q1Q2) अपॉन r²। ये तुम सबने 12th में पढ़ रखा है, फिजिक्स में खूब पढ़ा है, तो मैं लोग फ्रस्ट्रेट हूँ। नेक्स्ट में बेटा यूनिट कन्वर्जन, क्या है बेटा, यूनिट कन्वर्जन। जो यूनिट कन्वर्जन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे डेसी का मतलब क्या होता है बेटा, 10⁻⁻1, वह डेसी का मतलब कितना, 10⁻⁻1 मीटर, बोलो कोई दिक्कत है। इसी तरह से सेंटी का मतलब क्या है, 10⁻⁻2, मिली का मतलब 10⁻3,
माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, नैनो का मतलब -9, एंगस्ट्रॉन का मतलब है -10, पिको का मतलब है, और फर्मी का मतलब है -15। ये सबको याद होना चाहिए भाई। डेसी का मतलब ही क्या होता है, 10 की पावर -1। जहां डेसी दिखोगे वहां -1 लिख दोगे, क्या लिख दोगे, और -1 को क्या लिख दोगे, डेसी। जैसे हमसे किसी ने कहा कि 10 एंगस्ट्रॉन को नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, नैनोमीटर में। तो देखो सिंपल सी कहानी, अगर आपको बदलना है तो मतलब एंगस्ट्रॉन नहीं चाहिए आपको, तो इससे पहले मीटर में ले आओ। किस में ले आओ, तो 10 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब मुझे एंगस्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए, एंगस्ट्रॉन में क्या चाहिए, -9, तो 10 इंटू 10 की पावर -1, सॉरी नैनोमीटर में जाना है ना, -9 मीटर, ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो कोई दिक्कत है, तो इसका मतलब ये -9 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, नैनोमीटर। क्या लिख सकता हूँ बेटा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 1 हो गया, तो ये आपका पास क्या आ गया, 1 नैनोमीटर। तो यहां से मैं नई चीज सीख गया, 1 नैनोमीटर कितना है, 10 एंगस्ट्रॉन। अपने दोनों के लगभग काम बेटा नैनोमीटर एंगस्ट्रॉन का ही है। मेरा मोस्ट ऑफ काम किसका, एक आधा बार ये भी यूज होंगे, मोस्ट ऑफ काम तो यही है। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 10 एंगस्ट्रॉन। हमेशा फिक्स रखो, हमेशा क्या रखो बेटा, फिक्स। हमारी पास में अगर मैं तुम्हें कहता बेटा कि 100 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करो, सीधा करो ना, 10, 1 नैनोमीटर की जगह क्या लिख दो, 10 एंगस्ट्रॉन। नैनोमीटर की जगह क्या लिख दो भाई, अपन ऐसा तो लिख सकते हैं ना, 100 इंटू 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर की जगह क्या रख दो, 10। तो ये दोनों तो आपस में क्लियर हो गए। नेक्स्ट वन अगर हमसे कह दे कि बेटा आपको 1000 एंगस्ट्रॉन है, इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करो, तो बेटा हमें पिको चाहिए, तो 1000 इंटू 10 की पावर -10। अब मुझे पिको चाहिए, तो पिको के लिए क्या चाहिए, -12। मेरे पास कितना है, -10 है, तो मुझे क्या करना होगा बेटा, 1000 इंटू 10 की पावर -+2 और -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, सेम ही बात है। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, पिकोमीटर, -12 हो गया, तो ये पिकोमीटर हुआ, तो इधर कितना हो गया बेटा, 1 लाख। आगे बात समझ में, तो ये क्वेश्चन है, कुछ कर लेना। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ध्यान समझो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी। क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, चार्ज इनटू वोल्टेज। अब मैंने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, 1 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया। किसके में रख दिया बेटा, 1 वोल्ट के, एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट करती है, 1 वोल्ट। कितना जनरेट करती है, 1 वोल्ट। मैंने रख दिया इस पे। अब बेटा जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा, दोनों इलेक्ट्रोड पे कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, 1 वोल्ट का। अब इलेक्ट्रॉन एक ही से किधर जाएगा, अगर ये एनोड है तो एनोड की तरफ जाएगा, तो एनोड पे कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कैथोड पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, एनोड की तरफ भागेगा। किसकी तरफ भागेगा, एनोड की तरफ। अब ऐसे तो नहीं भागेगा, चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी हमें पता, किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने से काइनेटिक एनर्जी कितनी जनरेट होती है, चार्ज इनटू वोल्टेज। तो चार्ज कितना है बेटा आपका E, और वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, और E इंटू वी को क्या बोलते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने पर जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, उसी का नाम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे इसमें E की वैल्यू को रखना नहीं है, मतलब चार्ज किस में रखना है बेटा, E की फॉर्म में। मतलब अगर आपके पास चार्ज दिया, ऐसे लिखा हो 3.2 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम, तो आप 2E रखना, अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो। मतलब जब हम चार्ज को E की फॉर्म में रहे, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, किसमें आएगी, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। तो क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ ए एनर्जी, है क्या, द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ ए 1 वोल्ट। अब बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में। तो देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है,
देखो बहुत सबसे आसान है इसको जूल में कन्वर्ट करना। आपको ई की वैल्यू डालनी है। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम इंटू वोल्ट। और कुलाम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल। तो 1.6 इंटू 10⁻19 है जूल। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में ले जाना तो आसान है। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बहुत बार क्या करना होगा? किलो जूल पर मोल में ले जाना है। किसमें ले जाना है? किलो जूल पर मोल में। तो देखो बड़ा ध्यान से कि मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मुझे किलो चाहिए, तो मैं -3 से मल्टीप्लाई और 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तुम्हारा कोई खून थोड़ी चलेगा। और हमें पता है 10⁻3 जूल को क्या बोलेंगे? किलो जूल। और इसको क्या लिख दो? 1.6 इंटू 10⁻22। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बेटा सिंपल सी कहानी है। मैं इस चीज को 1.6 इंटू 10⁻22 इंटू 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई और 6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दूं तो भी कोई दिक्कत है? और आपको पता है बेटा 6 इंटू 10⁻23 को क्या बोलते हैं? एक मोल। तो इसकी जगह मैं मोल लिख देता हूँ। एक ही बात होती है, एक मोल लिख दो और इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूं। जैसे इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा बेटा? ये 96 किलो जूल पर मोल। तो एक आगे से हमें सीधा याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 96 किलो जूल है पर मोल। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ई की वैल्यू रख दो वही जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी आएगा ये रख देंगे, 96 आया तो ये रख देंगे। कन्वर्जन समझ में आया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? 96 किलो जूल पर मोल। पर मोल ध्यान रहे है ना, किलो जूल का आंसर नहीं है ना। अब जैसे हमसे क्वेश्चन लिखा कि एक चार्ज है बेटा 5p, वोल्टेज है 20 वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में ई की वैल्यू रख दो, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। और अगर आपको क्या दे दे? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर मैं ई की वैल्यू रख दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, तो जूल में आ जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 96 रख दूं तो आगे बात में बोलो कोई दिक्कत है? अगर वो मुझसे इनकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो के Q1 Q2 अपॉन है आर। आपको कैसे दो चार्ज पार्टिकल, एक 1 कूलाम का एक है 2 कूलाम का, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने हैं? 10 एंगस्ट्रॉम। तो मुझे क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। के की वैल्यू रख दूंगा, Q1 Q2 रख दूंगा और आर रख दूंगा। एंगस्ट्रॉन है तो मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। क्लियर है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, कर लेना। एटॉमिक मॉडल्स। जो एटॉमिक मॉडल्स की अगर बात करें तो जो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल आया वो आपका फेवरेट थॉमसन ने दिया। वैसे एटॉमिक मॉडल होते क्या है? तो एटॉमिक मॉडल है क्या बेटा? एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं बेटा? सिंपल सी कहानी होती है कि आपके पास क्या होता है कि एक एटम होता है। क्या होता है बेटा? हमें क्या करना है, जैसे हमें डिस्कवरी होगी तो हमें उन्हें अरेंज करना है कि एटम में रहते कहाँ है। पोजीशन हमें ये बताए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते कहाँ है, एटम में कैसे रहते हैं, वही तो हुआ ना। यही क्या है बेटा? एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल हमें क्या बताते हैं कि बेटा अरेंजमेंट ऑफ ए फंडामेंटल पार्टिकल इन द एटम, कि फंडामेंटल पार्टिकल रहते कहाँ है एटम में, वही क्या एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले थॉमसन आया, वही तो थॉमसन जो जिसने कहा था इलेक्ट्रॉन की तो इसने आगे कहा कि मैं बताता हूँ, मेरे को सब आता है। लोगों ने कहा इससे आता भी है, इसे आता भी है। नाम इसका थॉमसन सन है। इसने इलेक्ट्रॉन मतलब कितना बढ़िया बात बताई थी, तो उस वक्त लोग मान लेते थे। तो इसने आके कहा कि देखो कुछ नहीं है। इसने बताया था कि एक स्वीट होती है उनके यहाँ, प्लम पुडिंग। तो उसने उस प्लम पुडिंग के बेस पे बताया था। तो ना तो प्लम पुडिंग मैंने खाई है ना तुमने खाई है, हमें क्या पता क्या होती है। तो इंडिया में किसी ने नहीं खाई, तो इंडिया में लोगों ने क्या कर दिया? तरबूज। लोगों ने इसे बना दिया तरबूज मॉडल। क्या बना दिया बेटा? तरबूज मॉडल। तो देखो ध्यान से, इसने क्या कहा कि पूरा का पूरा एटम है ना, ध्यान से, पूरा का पूरा एटम किससे बना है बेटा? प्रोटॉन से बना है। पूरा एटम किससे बना है? एटम से। जैसे आपका पूरा जो तरबूज होता है ना, तरबूज को समझ लो, तरबूज में जितना खाने वाला पार्ट है वो सारा का सारा वो किससे बना है बेटा? प्रोटॉन से। कुछ बोलना चाह रही है कि सर बाहर वाला पार्ट नहीं खाते, पर तू तो खाती है। क्लियर है? बाद में, पहले मैं पढ़ा लूं। मैं बाद में, पहले मैं पढ़ लूं बाद में। अच्छा, बहन बहन आपस में क्या डिस्कस कर रहे हो?
घर पे रहते हो सारी डिस्कस करके आया करो। अब जरा ध्यान से कि यहाँ पे अपन ने क्या बनाया बेटा, इसने क्या क्या किया बेटा, पूरा जैसे तरबूज है बेटा, क्या है बेटा, तरबूज। तो उसने कहा पूरा आइटम क्या है बेटा, तरबूज है। और तरबूज है मतलब वो किससे बना, प्रोटॉन से। और जैसे तरबूज में बीच बीच में सीड्स होते हैं ना, उसी तरह से उसने कहा बीच बीच में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। फिर इससे किसने पूछा कि यार इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन उतने ही, पता नंबर तो क्या मैं गिना नहीं, लेकिन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। कि इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे कि उससे प्रोटॉन का चार्ज क्या हो जाए, बराबर। तो इसने एक चीज तो सही बता दी, इसे पता था एटम तो न्यूट्रल होता है, तो ऑल ओवर एटम तो न्यूट्रल करना है। तो उसने कहा कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे जिससे ऑल ओवर क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। हमारी बात में तो उसने क्या कहा, पूरा का पूरा एटम किससे बना है, प्रोटॉन से। बीच बीच में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इसने कहा एटम एक पॉजिटिव पार्टिकल है, उसमें बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑल ओवर न्यूट्रल है, ऑल ओवर है। कि सर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन उस वक्त डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्लियर है, क्लियर है। तो ये फिर बीच में कहते थे तरबूज खाते समय कुछ व्हाइट बीज भी तो आते हैं, तो कहते वो व्हाइट बीज क्या है। चलो जी, अब अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्पेयर इन विच इलेक्ट्रॉन मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन इसलिए है ताकि वो न्यूट्रल बना रहे। अब इसका ड्रॉबैक क्या है बेटा थॉमसन का, ये क्या नहीं बताया गया, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल या गोल्ड स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझा नहीं पाया। क्या है वही पढ़ेंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट अपने पास क्या है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, क्लियर है। तो जो रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले, चलो जी अब बात करते हैं बेटा रदरफोर्ड गोल्ड स्लिट मॉडल। इसके कई नाम है, रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। क्या बात है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप गायब कर दिया क्या, अच्छा ठीक है। अगर बेटा एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें, क्लियर है। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें बेटा, सिंपल सी कहानी है, मैंने बनाया भाई, तो उस बच्चे को मैंने बनाना सिखाया था। अब वो जो भी है उसको मैंने तो बताया था बोर्ड पे, फिर उसने कॉपी में लिखा। तो अगर मैं लिखता नहीं तो, हाँ चलो जी। अब जो अल्फा पार्टिकल क्या होता है ध्यान से समझो। तो बेटा अल्फा पार्टिकल क्या है बेटा अपने पास में, 2He4, क्या है बेटा 2He4। ये हमारे पास क्या है बेटा अल्फा पार्टिकल, क्या है बेटा अल्फा पार्टिकल। अब देखो सॉरी अल्फा पार्टिकल के हीलियम है, ये अपने पास क्या है हीलियम। अब बेटा अपने पास हीलियम है, क्या है बेटा हीलियम। हमने हीलियम में से क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब हीलियम में होता क्या है, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन दो न्यूट्रॉन। किसे उनको उस वक्त पता था क्या, उनको तो नहीं पता, वो तो एक पॉजिटिव पार्टिकल समझते थे, लेकिन आज तो हमें पता है ना, क्लियर। तो हम तो आज के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो उसने क्या, हमें पता है हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दो न्यूट्रॉन होते हैं, यही होता है हीलियम में। क्योंकि बेटा आपको पता है हीलियम में क्या है बेटा, नीचे वाला है क्या बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है दो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन कितने दो। अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बचेगा क्या बेटा, हमें पता है कि भाई हमारे पास एक हीलियम एटम है, अगर उसमें से मैं दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो जो हमें पास बचेगा वो क्या बचेगा, हीलियम 2 प्लस बचेगा। हीलियम 2 प्लस के पास है क्या बेटा, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो। अब बेटा अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा क्या, हीलियम का न्यूक्लियस ही तो बचा। तो बेटा हीलियम का जो न्यूक्लियस बचा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इसी का नाम क्या है बेटा अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को भी 2He4 से लिखते हैं, हीलियम को भी 2He4 से लिखते हैं हमारी भाषा में। लेकिन बहुत कम चांस होता है H2He4 लिखा रहता है, अल्फा पार्टिकल लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है अल्फा पार्टिकल। किस तरह इसको 2He4 से क्यों लिखते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को ZXA से रिप्रेजेंट करते हैं। Z बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और A बताता है प्रोटॉन प्लस A। तो आपने हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो तो कहीं मेंशन ही नहीं होते, क्लियर है। तो चार्ज कहीं, चार्ज तो हमने अलग से लिखा हीलियम 2 प्लस ऐसे करके हमारी बात में। तो हीलियम 2 प्लस लिखे, अल्फा पार्टिकल लिखे, ये सब लिखे, ये क्या है बेटा अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4a म्यू, कितना होता है बेटा 4a म्यू, और चार्ज कितना होता है 2e। आगे बात में। अब बेटा इसने क्या किया बेटा, इसने किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। उस वक्त भाई से पता था कि इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक पॉजिटिव पार्टिकल निकलता है, उसका नाम उन्होंने अल्फा पार्टिकल रखा होता। ज्यादा जानते नहीं थे इसके बारे में, एटम के बारे में ज्यादा लोगों को नॉलेज ही नहीं थी।
तो कहते हैं अल्फा पार्टिकल निकलता है, ये पॉजिटिव पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिव पार्टिकल। तो इसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या है? एक पॉजिटिव पार्टिकल। उस अल्फा पार्टिकल उसने क्या किया, आगे आया, उसने गोल्ड स्लिट पे डाला। किस पे डाला बेटा? गोल्ड स्लिट पे। जब उसने गोल्ड स्लिट पे इसको डाला, तो ध्यान से समझो बेटा कि जैसे इसने गोल्ड एक्सपेरिमेंट इस पे गोल्ड स्लेट पे इसको डाला, तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन फील किया। अल्फा पार्टिकल आ रहा था ट्रेवल, ये तो बस ऐसे ही लाइन को सीधा करने के लिए। तो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा, अब उसने सिंपल से कहानी है कि सर गोल्ड स्लिट लगाई बीच में, तो उसने क्या किया बेटा, बहुत थिन ली ताकि पार्टिकल क्रॉस कर सके, और सामने एक मूवेबल स्क्रीन लगाई। भाई पता भी चलना चाहिए ना आगे जाए कहां। तो एक मूवेबल स्क्रीन का मतलब जिसको आगे पीछे घुमा सकता है, आगे पास में उसकी पोजीशन को बदला जा सकता है। और उस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, वही जिंक सल्फाइड जो क्या करे, फ्लोरोसेंस करे। तो जैसे बेटा इसमें अल्फा पार्टिकल हमारे क्या किए बेटा, इस पे गिरे, गिरने के बाद ये अल्फा पार्टिकल सीधे चले। अल्फा पार्टिकल क्या चले बेटा? सीधे। तो उसने देखा कि जैसे मैं लाइट डाल रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जहां डालता हूँ उसी सीधा उसी लाइन पे चल रहा है। तो 99% अल्फा पार्टिकल कैसे गए बेटा? अनरिफ्लेक्टेड, स्ट्रेट इन लाइन गए। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए बेटा? पार्टिकल क्या हुए? डेविएटेड। तो सम अल्फा पार्टिकल डेविएटेड, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए? किसी एंगल थीटा से क्या हुए? डेविएटेड हुए। फिर उसने एक चीज देखी बेटा कि एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने ही पाथ पे वापस आ गया। जिस पाथ पे गया था उसी पाथ पे वापस आ गया। ये था उसका एक्सपेरिमेंट। ये क्या था बेटा? एक्सपेरिमेंट। ऐसा क्यों हो? तो बात की बात है। तो एक्सपेरिमेंट समझ में आया। उसने गोल्ड स्लिट ली, उस पर अल्फा पार्टिकल डाले, तो उसने देखा 99% सीधे गए, कुछ थीटा से डेविएट हुए, और एक क्या आ गया? वापस। तो ये तो बेटा क्या हुआ बेटा? उसके एक्सपेरिमेंट था। अब एक्सपेरिमेंट से उसने ऑब्जर्वेशन क्या किया? उसने ऑब्जर्वेशन किया रदरफोर्ड बॉम्ब। क्या हो गया बे? इतना तेज किसने चलने होगा? Rutherford bombarded alpha particle on gold slit and observed the following observation. पहला ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ट इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट फ्रॉम ए सम एंगल थीटा। उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल लिखना चाहता था शायद बच्चे। फ्रॉम स्मॉल एंगल थीटा, फ्रॉम ए स्मॉल एंगल थीटा लिख लेने से, फ्रॉम ए स्मॉल एंगल थीटा, उसे क्या बोलते हैं बेटा? डेविएशन एंगल। नेक्स्ट उन्होंने वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू मतलब 1 in a 20,000 रिटर्न एट ए सेम पाथ, उसी पाथ पे वापस आ गया। तो उसका डेविएशन एंगल कितना है? 180। अरे बात सुने। नेक्स्ट ये तो बड़ा ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट किया, देखा। अब हमने सोचा कि ऐसा क्यों आया, ये क्या होता है? कंक्लूजन। तो उसने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि यार सोच के देखो कि अगर आप एक चीज में आप क्या कर रहे हो बेटा, सिंपल सी कहानी है कि आपको इस पास आपके पास कोई एक चीज है, उसमें से आप अल्फा पार्टिकल फेंक रहे हो, कोई चीज को भेज रहे हो, और आपको पता 20,000 लोगों को आपने निकाला, एक रास्ता, उसमें से 20,000 लोगों को आप निकाल रहे हो, और 19,000 लोग तो ये मान लो सीधे के सीधे निकल रहे हैं। तो मतलब क्या खाली पड़ा है? बहुत ज्यादा क्या उसमें खाली स्पेस है। और कोई दिक्कत है? मोस्ट ऑफ इसने क्या किया, कुछ मतलब कोई डेविएशन नहीं आ रहा, इसका मतलब खाली पड़ा है। किसी चीज से टकराता उकराता कुछ तो करता। तो उसने देखा मोस्ट ऑफ पाथ क्या पड़ा है बेटा? खाली पड़ा, बिना किसी डेविएशन के। फिर उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे भाई उसने देखा कि भाई मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल तो क्या है बेटा? खाली है। क्या है बेटा? खाली। तो मतलब मोस्ट ऑफ आपके क्या हो रहा है? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल तो सीधे जा रहे हैं बेटा, तो एटम खाली पड़ा है। पहला कंक्लूजन तो ये आ गया। तो उसने कहा कि अल्फा, उसने कहा मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे गए, तो पहला कंक्लूजन निकाला कि लगभग अल्फा पार्टिकल, सॉरी जो अपना एटम खाली पड़ा, अल्फा पार्टिकल नहीं, लगभग एटम क्या पड़ा बेटा आपका? खाली। अल्फा पार्टिकल सीधे तभी जा सकते हैं। फिर उसने देखा कि जैसे जैसे मैं सेंटर के करीब जाता हूं डेविएशन आना स्टार्ट होता है। डेविएशन जाना, जितना सेंटर के पास जा रहा हूं उतना डेविएशन आ रहा है। तो उसने कहा सेंटर के पास से कोई गड़बड़ है। मतलब गोल्ड के एक एटम को ले लिया। उसने कहा जैसे जैसे मैं सेंटर पे जा रहा हूं, उसने एक पॉइंट ले रखा था ना कि मैं जैसे जैसे एक चीज के पॉइंट के पास जा रहा हूं, जैसे जैसे मतलब उसने कोई भी एक पॉइंट ले लिया कि इस पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे मैं डाल रहा था, तो मैं इसके पास जाने की कोशिश करता हूं, तभी डिफ्लेक्शन आ रहा है, तभी क्या आ रहा है? डेविएशन आ रहा है। वो तो इतना आसान एक्सपेरिमेंट नहीं है ना कि लाइट डाली और एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हमने उसका एक, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि एक इंसान की स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये बना दी, इंसान को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? देना की फोटो क्लियर है?
अब तो बड़ा सिंपल सी कहानी है। तो मतलब ये क्या है कि एक तरह से मतलब उसका तो ना अपन ने बाहरी स्ट्रक्चर देखिए, एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही ऐसे आसान थोड़ी कि सर ऐसे लाइट लगा दी, लाइट चला दी, क्लियर है। अब सिंपल सी कहानी है, तो देखो सही बात नहीं, तो उसने क्या देखा कि ये कुछ तो गड़बड़ है सेंटर पे। जैसे एटम सेंटर के पास जाता है उससे डेविएट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, तो कुछ लोगों ने कहा ये सेंटर में टकरा रहा होगा, उसने कहा टकरा नहीं रहा, टकरा, क्योंकि टकराने का तो कहानी अलग होती है, ये तो कुछ रिपेल हो रहा है, कुछ रिपेल हो रहा है। हमारे पास में कोई तो चीज है जो इसे रिपेल कर रही है, फिर उसने कहा इसे रिपेल कौन कर सकता है, तो उसने कहा मेरा अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव है, मेरा अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को फेंक रहा हूं, इसको रिपेल तो वही कर सकता है जिसपे खुद पे पॉजिटिव हो, तो उसने कहा खुद पे क्या है, पॉजिटिव। फिर उसने कहा लोगों का देखो यार अंदर प्रोटॉन तो है ही, लोगों ने कहा यार अंदर तो प्रोटॉन है, कि अगर ये प्रोटॉन और कहीं होता तो ये भी डिफ्लेक्ट होते, तो मोस्ट ऑफ डिफ्लेक्ट होते, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे इसका मतलब क्या है, बाकी जगह प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन सारा बीच में है, तभी तो उसके पास जाने पर डिफ्लेक्शन आ रहा है, तभी क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन। तो उसने कहा कि मोस्ट ऑफ आपका जो इसने फिर हमें क्या समझाया कि देयर शुड बी सम पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड इट हाईली डेंस एंड हार्ड, डेंस और हार्ड है क्योंकि मेरा अल्फा पार्टिकल से टकरा के उसे अगर डेंस नहीं होता या हार्ड नहीं होता तो उसे हटाना आसान होता, क्योंकि डेंस मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज, डेंस का मतलब सारा वहीं पर है, सारा का सारा वहीं पर है, क्यों, और कहीं तो है ही नहीं, और कहीं तो अगर होता तो वहीं और कहीं से भी रिफ्लेक्शन आता, 99% सीधा जा रहा, मतलब सारा पॉजिटिव पार्टिकल बहुत छोटे से इलाके में रहता है, मतलब वो बहुत है डेंस और है हार्ड है। तो उसने कहा नेक्स्ट ने क्या कहा कि इट शुड बी डेंस और है हार्ड, फिर क्या कहा बेटा अल्फा पार्टिकल गोइंग क्लोज टू, इसके जितना का पास जाता है इस डेंस ऑब्जेक्ट के, ये क्या फील करता है, रिपल्सन फील करता है, क्या फील करता है, रिपल्सन, एंड डेविएटेड फ्रॉम ए देयर पाथ, उनके अपने पाथ से क्या होता है बेटा, डेविएट होता है, हमारी पास में। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, रदरफोर्ड नेम दिस ऑब्जेक्ट एज ए न्यूक्लियस, इसने क्या कहा बेटा, उसका नाम क्या रखा, न्यूक्लियस, विच इज ए प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए एटम एंड कंटेन प्रोटॉन एंड ए, उसने नहीं कहा था न्यूट्रॉन को, तो अपन लिखवा देते हैं, रदरफोर्ड की टाइम डिस्कवरी नहीं हो रही थी न्यूट्रॉन की, कहां से कहता, लेकिन अपन मैं अभी बोल दूंगी न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है सिर्फ, फिर ये याद गलत रह जाए तो गड़बड़ हो जाए ना, रहता को प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन उसने क्या कहा था, प्रोटॉन, उसने कहा सारा प्रोटॉन यही रहता है, और इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियस, और कहाँ रहता है बेटा, एटम के सेंटर पे। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का जो सिंपल सी जो सिंपल क्या इसमें अट्रैक्शन वाली बात, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अभी अपन आगे चल के पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन छितरे हुए रहते हैं एक एक, तो एक जना इतना नहीं कर पा रहा, अकेला प्रोटॉन भी इतना नहीं कर पाता, बहुत सारे एक जगह है ना वो, तभी इतना हाई रिपल्सन और क्रिएट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं बेटा, खिले खिले रहते हैं, तो अकेले पार्टिकल इतनी हिम्मत है नहीं, डेविएट होना चाहिए पाथ से, इलेक्ट्रॉन की तरफ भी तो अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन अकेले की इतनी हिम्मत है नहीं होती, इतना अट्रैक्ट है नहीं। उस वक्त बेटा नहीं, ये तो अपन आगे चल के पढ़ेंगे, अभी क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ेंगे, हाइड्रोजन में नहीं होगा, हीलियम उस वक्त इसलिए कि उनके पास पता थोड़ी थी उनको एटम एटम, उनके पास पॉजिटिव पार्टिकल था, उसके पास क्या था बेटा, अल्फा पार्टिकल, उसे कुछ ये जानते थोड़ी थे पार्टिकल को, पार्टिकल पॉजिटिव एटम एटम तो जानते नहीं थे ना, डिस्कवरी एटम की तो अभी हो रही है ना, एटम के बारे में समझाया जा रहा है, तो उन्हें क्या पता कि ये हाइड्रोजन का एटम, ये हीलियम का एटम, ये तो जानते नहीं थे ना, ये तो क्या जानते थे कि ये एक चीज है, इसमें से एक पॉजिटिव पार्टिकल बाहर आता है, उसका नाम अल्फा है, उसका नाम क्या है, सोने पे डाला है, हमारे पास में उन्हें इतनी स्ट्रक्चर थोड़ी पता थी, H प्लस नाम की कोई चीज भी तो समझ में ज्यादा आता ही नहीं था ना उस वक्त, आज ये बातें बोलना आसान है कि H प्लस डालता तो, और वो तो अपन आगे चल के बात करेंगे ना, यहां तक समझ में आया बेटा। नेक्स्ट उन्होंने अल्फा, अब ये चीज तो समझ में आ गई किसने बेटा, सारा पॉजिटिव चार्ज का है सेंटर पे, तो सेकंड कैलकुलेशन समझ में आ गया, और डेविएशन क्यों होता है। तीसरा इसने समझाया कि एक पार्टिकल 20,000 में से सीधा है, मतलब क्या है, उसी को सीधा दर्शन हुआ है, उसको सीधा न्यूक्लियस का क्या हुआ है बेटा, दर्शन, आर्यवासन में, बाकी को किसी का दर्शन है, मतलब ये सीधा का सीधा क्या हो गया भाई साहब, कि 20,000 में से एक पार्ट वापिस आया, मतलब एक जना सीधा न्यूक्लियस के सामने चला गया था, सीधा सीधा किसके सामने चला गया, न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के दर्शन हो गए उसे, जैसे दर्शन में अपने पाथ पे वापिस। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि यार न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, 20,000 को फेंका, उनमें से एक को दर्शन, सीधा दर्शन तो एक को ये,
तो कितने छोटे जगह में क्या रहता है बेटा आपका न्यूक्लियस रहता है। तो तीसरे इस कॉन्क्लूजन से हमें क्या पता लगा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटी है, बहुत है। ये हमारे कॉन्क्लूजन हो गए। अब रदरफोर्ड ने सारे कॉन्क्लूजन को मिला के अपनी एक थ्योरी दी, क्लियर है, जिसे हम क्या बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को अपन पढ़ेंगे तुम्हारी फिजिक्स क्लास कितने बजे? फिर तो अभी टाइम है, लिखो तो अभी खत्म करते हैं। तो जब रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड ने कहा मैं जो लोगों ने थॉमसन, अब देखो यहाँ से कि आप थॉमसन का मॉडल कैसे गलत प्रूफ हुआ बताओ। अगर पूरा का पूरा एटम ही पॉजिटिव पार्टिकल है, पूरा का पूरा एटम ही क्या है बेटा, अगर पूरा एटम ही पॉजिटिव पार्टिकल है, पूरा एटम ही क्या है बेटा, तो सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए थे, एक भी अंदर नहीं जाना चाहिए था। तो इसने कहा कि देखो थॉमसन झूठ बोल रहा था। थॉमसन क्या बोल रहा था? झूठ। अगर ऐसा होता तो सारे सारे डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, सारे नहीं हुए। तो लोगों ने कहा एटम प्रोटॉन का नहीं बना हुआ। तो लोगों ने कहा देख हमारे सामने तू ही थॉमसन था पहले पढ़ा लिखा, वे तू पढ़ा लिखा है, तो तू ही बता दे क्या कहना चाहता है। तो उसने कहा मुझे तो सब आता ही है, मैं बताऊंगा। उसने कहा एटम के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो न्यूक्लियर पार्ट होता है बेटा, उसमें इसने क्या कहा कि न्यूक्लियर पार्ट में क्या है कि ये कहां पे होता है, एट द सेंटर ऑफ एटम। ये कहां पे होता है बेटा? सेंटर ऑफ एटम होता है। हमारी बात में दूसरे इसने कहा कि इसमें कौन रहता है? प्रोटॉन, लेकिन हम न्यूट्रॉन साथ में लिख लेते हैं, इसने तो प्रोटॉन ही कहा था। फिर का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है? तो उसने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये थोड़ा सा इसका एजम्पशन था, क्या था बेटा, ज्यादा जान इलेक्ट्रॉन के बारे में जान। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन फिर सर्कल में घूमते हैं, कहां घूमते हैं? तो उसने कहा कि सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर सर्कुलर पाथ उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, उनके में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आई बात में? तो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ, उनका नाम क्या रखा? ऑर्बिट, और उनमें कौन घूमते रहते हैं? ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, और कहा यही एटम है। फिर उसने थोड़ा बहुत काम किया और उसने देखा कि रेडियस ऑफ एटम है वो 1 एंगस्ट्रॉन की रेंज का होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा, 1 एंगस्ट्रॉन रेंज में। तो एटम की रेडियस अगर 1 एंगस्ट्रॉन रेंज मतलब 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -8 है। ध्यान रहे इस बात का ना। नेक्स्ट होना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस क्या है? 1 फर्मी की रेंज में होती है, नहीं कि 1 फर्मी ही होती है। 10 की पावर -15 मीटर या 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, तो ऑफकोर्स बहुत छोटी है इससे। तो सिंपल सी कहानी, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एटम देखूं तो कितनी होगी? 4/3 पाई 10 की पावर -10 है का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस देखूंगा 4/3 पाई 10 की पावर -15 का क्यूब। और जब रेशियो लूंगा वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर 15 टाइम, मतलब एटम न्यूक्लियस से 10 की पावर 15 टाइम है, मतलब वो एटम जो हमें दिखता भी नहीं है वो न्यूक्लियस से भी 10 की पावर 15 टाइम बड़ा है। तो सोच के देखो न्यूक्लियस कितनी सी दूरी में रहता है एटम में, बहुत छोटा रहता है ना। इसलिए तुम्हें पता जब न्यूक्लियर टूटता है ना तो बैंड बजा देता है। न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत मुश्किल है ना। सोच के देखो छोटे एक दो प्रोटॉन आमने सामने रह नहीं सकते, और वो सोच के देखो उन्हें कौन सी एनर्जी जो एक छोटे से इलाके में रख देती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन उनकी रेंज दुनिया का सबसे फोर्स पावरफुल फोर्स होते हैं, लेकिन उनकी रेंज है ना ये 10 की पावर -15 मीटर तक की होती है। न्यूक्लियस की रेंज के बाहर नहीं होते वो, न्यूक्लियस के बाहर उनकी औकात है कुछ भी। लेकिन जब हम इनको तोड़ते हैं, अगर हमने उनको तोड़ा तो उनको कितना गुस्सा आता है, तभी तो एटॉमिक बॉम्ब सबसे खतरनाक होता है। चार्ज बराबर होता है ना, उनको न्यूक्लियस में इतना टाइटली पैक किया होता है। टाइटली क्या होता है? पैक। आ रही बात में? नेक्स्ट है बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो इसने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो तो चलो इसने रेंज बताई थी, इसने एक एक्चुअल फॉर्मूला भी दिया था, आप इससे वैल्यू निकाल सकते हो। इससे क्या निकाल सकते हो? वैल्यू। तो जो रेडियस ऑफ आर है बेटा न्यूक्लियस है वो क्या होती है? R0 a की पावर 1/3। R0 हमारा क्या है बेटा? कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट। और ए क्या है बेटा? एटॉमिक मास। क्या है बेटा? जो R0 है इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1.1 से 1.5 के बीच में कहीं पर भी होती है, इंटू 10 की पावर -15। मतलब 1.2 इंटू 10 की पावर -15, 1.3 इंटू 10 की पावर -15 हमें गिवन आएगा। लेकिन रेंज क्या रहनी चाहिए? 10 की पावर -15। जैसे हमसे एल्यूमिनियम का पूछ लिया 27 है, तो क्या लिखेंगे? R0 27 की पावर 1/3। अब तुम्हारे मन में होगा कि सर एल्यूमिनियम का क्यों लेते हो हर बार एग्जांपल, क्यों रूट होता है? कितने अच्छे बच्चे हो तुम। नेक्स्ट नंबर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ ए अल्फा पार्टिकल, इसे कल पढ़ेंगे।